जो जारी करता है, जिससे वो बैंक ने चेक प्रोवाइड करा है। चेक चेक होल्डर जो होते हैं, वो होल्डर जो है वो चेक जारी कर सकते हैं। पहली बात, जिसके पास चेक बैंक में इशू फैसिलिटीज भी है, वो चेक जारी कर सकते हैं। इसके अलावा सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है वो आखिर होता क्या है, क्या इसके मायने हैं? जब आप किसी को ड्रॉवर ने किसी ड्रॉई को चेक इशू किया जी, मैंने अगर ए ने किसी बी को चेक इशू किया, एक सर्टेन अमाउंट इशू किया, उसमें कुछ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। चेक जो है वो स्पेसिफिक पर्सन के नाम से इशू होगी, चेक में अमाउंट जो मेंशन होगी, चेक में डेट मेंशन होगी, इंडोर्स की होगी जो साइन करेंगे चेक, और वो चेक इश्यू होती है, उसमें डेट मेंशन होती है। जब तक कि चेक की वैलिडिटी होती है तब तक होल्डर इन ड्यू कोर्स जो चेक जो होल्ड करता है, जिसके नाम से इश्यू हुई, जो ड्राई करते हैं, वो उसके पेमेंट के हकदार होते हैं और वो उस चेक को प्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो चेक की इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है कि चेक में क्या क्या चीज होनी चाहिए। अनदर थिंग ये है कि अगर आपको चेक इशू हुआ और आपने प्रेजेंट करा चेक, किसी ने प्रेजेंट करा चेक, तो ये ड्रॉअर की ड्यूटी है कि वो चेक अमाउंट जो फिल करके दिया है उसके अकाउंट में उतनी अमाउंट, सफिशिएंट अमाउंट उसमें अवेलेबल हो जिससे कि वो चेक ऑनर हो पाए। ठीक है। अगर वो ऑनर नहीं होती है तो ये डिसऑनर होती है। डिसऑनर मोटा मोटी अनादर ही आप हिंदी में कर सकते हैं, कुछ डिसऑनर हो। जब डिसऑनर हो जाती है तो ये स्टेट की जो केसेस हैं वो एक स्टिपुलेटेड टाइम बाउंड इसमें बहुत बड़ी मायने रखती है। उस टाइम बाउंड से आप चेक के अमाउंट के लिए आप कंसर्न एमएमएस कोर्ट में जाओ। अब क्या है कि हाउ टू फाइल द केस अंडर द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर आप किसी केस को कैसे परस्यू करते। जब आपको किसी ने चेक किया और चेक डिसऑनर हो गया, ये मैंडेटरी पीरियड है। जब आपको पता चला कि मुझे ड्रॉई को ये पता चला कि ये चेक डिसऑनर हो गया, दैट डे से विदिन 30 डेज वो जो है नोटिस इशू करेंगे। और लीगल नोटिस की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है जिसमें मेंशन करना है। लीगल नोटिस में मेंशन ये रिक्वायरमेंट है कि ये डिमांड होनी चाहिए कि ये चेक अमाउंट मुझे वापिस, उसमें ये होनी चाहिए कि ये 15 डेज के अंदर का टाइम फ्रेम होनी चाहिए। ये मैंडेटरी चीज, वो लीगल नोटिस की है। वो लीगल नोटिस के सर्विस के 15 डेज के अंदर जिसके जो ड्रॉअर है, मतलब जिसने चेक इशू करा है, उसको पैसे रिटर्न करना। अगर वो पैसे रिटर्न नहीं करते हैं तब ये चेक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का चेक का केस जो है वो कमीशन होती है। वो उस दिन ऑफेंस जो मानी जाती है, ये ऑफेंस कंटिन्यू हुई, ये ऑफेंस हुई जी। अगर वो 15 डेज के अंदर पैसे दे देते हैं देन वो ऑफेंस नहीं है। अगर वो 15 डेज के अंदर पेमेंट नहीं देते हैं तो ये ऑफेंस आ जाती है। बिल्कुल। उस 15 डेज के बाद एप्लीकेंट के पास, क्लेमेंट के पास 30 दिन की टाइम होती है, जिस 30 दिन के टाइम के अंदर वो कंसर्न एमएमसी कोर्ट में। अब इसको लेकर आगे भी सवाल है बहुत सारे, वो भी आपसे हम जानना चाहेंगे। जब हम बात करते हैं कि चेक बाउंस की, हम ये तो बात करें कि चेक बाउंस हो जाता है, लेकिन ये होता कब कब है? कब कब हम इससे माने कि अब जो है हमारा जो चेक है वो बाउंस हो जाएगा? ये प्रक्रिया कब कब हो सकती है? जी, चेक बाउंस की प्रक्रिया जो है, ये चेक बाउंस की प्रक्रिया बेसिकली जो है, ये चेक बाउंस पे एक डिसऑनर हुआ जिस दिन चेक के मेमो आ गई थे बैंक से कि ये मेमो जो होती है बैंक इशू करती है। जब चेक बाउंस हो जाती है तो बैंक एक मेमो इशू करती है, वो जो होल्डर होती है चेक के उसके नाम से, उसको हम ड्राई करते हैं, सही करते हैं, उसको उसमें वो मेंशन होता है कि ये इस कारण से चेक बाउंस हो गई। और वो चेक बाउंस होने के बाद वो बाउंस जो चेक है वो ऑप्शन तब कंटिन्यू होती है जब लीगल नोटिस देने के बाद वो व्यक्ति जो ड्रॉअर होता है वो पेमेंट नहीं करता 15 दिन के। उस पूरी कंट्रोल को चेक बाउंस करते हैं। ये कंटिन्यूटी में है। ठीक है।
और अगर हम बात करें चेक बाउंस हो जाता है तो क्या इसमें क्रिमिनल केस भी दायर कर सकते हैं? क्या इसके अंतर्गत ही आता है क्रिमिनल केस जिस पर दायर किया जा सके? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की अभी चर्चा हो रही है तो ये क्वासी क्रिमिनल है। क्वासी क्रिमिनल इसलिए कहते हैं इसको कि इसकी जो प्रक्रिया, इसमें पनिशमेंट भी है और इसमें ड्यू टाइम ऑफ द चेक अमाउंट की पेमेंट भी बनती है ना, और या दोनों बनती है, इसलिए इसको क्वासी क्रिमिनल में आते हैं। ऑल्दो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की सिविल प्रक्रिया भी है, वहाँ आप रिकवरी कर सकते हैं। यहाँ पे पनिशमेंट की प्रक्रिया है और आप टू टाइम ऑफ द चेक अमाउंट की बात है ना। ये क्रिमिनल केस है। क्रिमिनल केस जो फाइल होती है वो मजिस्ट्रेट के कोर्ट में होती है, वो कंसर्न मजिस्ट्रेट जो जुरिडिक्शन में होता है उस जुरिडिक्शन में होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें सर चेक बाउंस की, तो उसमें सजा और जो जुर्माना है उसका प्रावधान क्या है? कितनी सजा अधिकतम हो सकती है, जुर्माना कितना लगाया जा सकता है? सजा जो है उसमें 2 साल का मैक्सिमम है और जुर्माना जो है 2 टाइम ऑफ द चेक अमाउंट, ये मैं, और दोनों भी हो सकती है। केवल जुर्माना भी हो सकती है, केवल सजा भी हो सकती है, और ये दोनों भी हो सकती है, ये दोनों। और चेक बाउंस होने पर जो कानूनी प्रक्रिया है वो शुरू कैसे होती है? कैसे जो है हम समझे कि चेक बाउंस हो गया और उसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया है आप पर शुरू हो गई है? कानूनी प्रक्रिया शुरू होने का स्टार्टिंग जो होते हैं, जो इनिशियल पॉइंट हम कहते हैं, मानते हैं, वो चेक बाउंस होने के बाद मेमो ऑफ द जो आती है बैंक, उस मेमो से आपकी होती है। वहाँ पे आप मेंशन होता है कि चेक बाउंस किस कारण से हुआ, वहाँ से शुरू होती है। उसके बाद लीगल नोटिस तो वो प्रक्रिया वहाँ से शुरू होती है। इस सारी चेक बाउंस के केस में एक चीज बड़ी खासियत है, ये टाइम फ्रेम्ड है। अगर ये टाइम फ्रेम्ड में काम नहीं हुआ, आपने कंप्लेंट नहीं डाला, तो आप निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का बेनिफिट नहीं ले सकते, आप इसमें डाल दें। देन आपके पास अनदर रेमेडी जो है वो आप सिविल में जा सकते हैं, लेकिन आप क्रिमिनल में एक टाइम फ्रेम है, उसी टाइम फ्रेम में जा। आपने कहा कि ये चेक बाउंस कैसे शुरू होती है, तो चेक बाउंस की शुरुआत जो है मेमो जब आ गई, मेमो के बाद लीगल नोटिस से शुरू। लीगल नोटिस के बाद वो 15 डेज का जो डिमांड टाइम है, इस डिमांड टाइम में पेमेंट नहीं होते तो यहाँ ऑफेंस कमिट हो गई, है ना, यहाँ ऑफेंस कमिट हो गई, देन ये क्रिमिनल केस बनती है। वो विदिन 30 डेज के अंदर, वो भी एक स्टिपुलेटेड टाइम 30 डेज के अंदर, उसी विदिन टाइम क्रिमिनल कंप्लेंट डालनी। केस आप जब कंप्लेंट केस मजिस्ट्रेट के कंसर्न कोर्ट में, तो एक तो कंप्लेंट केस बनाएंगे आप, साथ में जो डिजॉनर चेक है वो लगाएंगे, मेमो ऑफ रिटर्न जो होती है जो बैंक देती है वो लगाते हैं, लीगल नोटिस लगाते हैं, और आप जो लायबिलिटी होती है उसकी कोई डॉक्यूमेंट होती है तो वो आता है। तो ये फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स है जो कि जब ये कंप्लेंट को हम लगाते हैं किसी कोर्ट में तो हम ये। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ सुरेश शर्मा जयपुर से जुड़े हैं। नमस्कार सुरेश जी, सवाल क्या है बताइए, पूछिए। भाई मैम दिक्कत ये है कि गुजरात के भरूच जिले में हम लोग काम करते हैं, मजदूर हैं, और 5 लोग का हमारा करीबन 1.5 लाख रुपए हमारा फंसा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट जो दे नहीं रहे पैसा। अब बताइए हम क्या करें, यहाँ पास हमारे पास 1 रुपए नहीं है और उससे मांग रहे तो रोजाना आजकल करता पैसा नहीं दे रहा। बताइए 1 महीने हो गए हमको पैसे लटका नहीं दे रहा। कॉन्ट्रैक्टर के पास पैसा इन लोगों का फंसा है, क्या कर सकते हैं ये लोग? ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं है, यहाँ तक ये लेबर लॉ की बात है। अगर ये कहीं काम कर रहे हैं और इनको पैसे नहीं दे रहे हैं, है ना, तो ये लेबर काउंसिलर के पास अप्रोच कर सकते हैं, और वहाँ अप्रोच करके ये कॉन्सिलेशन ऑफिसर होती है, वहाँ पे जो मैनेजमेंट को बुला के वो सारी कॉन्सिलेशन। बिल्कुल, लेबर कमिश्नर के ऑफिस आप जाइए जल्द से जल्द और आपकी समस्या का वहाँ समाधान हो जाएगा। राजीव जी, अब जो समन और वारंट है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, इसमें समन और वारंट किस प्रक्रिया के तहत आता है? ये समन और वारंट ऐसे लीगली आते हैं, तो समन वो केस में आती है जो जिसकी पनिशमेंट 2 साल तक की होती है, और वारंट एबव देन 2 इयर्स की जिसकी होती है वारंट होती है। ये जो केस है बेसिकली, इस केस की चर्चा हम लोग लीगल से बना, ये संबंध केस है, यहाँ संबंध इसकी होती है। तो यहाँ पे जब कंप्लेंट डालते हैं, तो कंप्लेंट डालने के बाद जब कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है इसकी,
एविडेंस लेने के बाद ये एक्यूज्ड को समन इशू करती है, ठीक, दे विल कम फॉरवर्ड, वो कोर्ट में आए और अपनी बात रखें, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें मजिस्ट्रेट के न्यायालय का निर्धारण इसमें कैसे होता है? ये नया जो कोर्ट का जो है जुरिडिक्शन जो है, जो कोर्ट की जुरिडिक्शन जो है, जो पेई जो अपनी चेक को डालता है कलेक्शन ऑफ मनी के लिए, तो वो जो है वही उसकी जुरिडिक्शन होती है। जैसे कि मेरा अगर अकाउंट, मैं अगर नॉर्थ प्लेस में हूँ, तो मेरी अगर अकाउंट में नॉर्थ प्लेस में